हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, और हमारे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है बेटा, और यूनिट अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारे यूनिट नंबर 3 है। तो ये है हमारा यूनिट 3 चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए बेटा, लास्ट चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर है, उसके अंदर से अगर आई करंट फ्लो होता है तो उसके पास H = I²RT ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? ये मेन करंट की वजह से हो रही है। तो बेटा, जब इन ब्रांचेस की शुरुआत हुई थी पहले के टाइम पे, तब लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच होती है, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच होती है। इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट और चार्ज, रेस्ट, इन सब की स्टडी करते हैं, लेकिन मैग्नेट जो होता है वो एक डिफरेंट चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे साइंस प्रोग्रेस करती गई तो लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इनफैक्ट ये कंबाइंड है, इनको यूनिफाई भी कर दिया गया है। जैसे आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या वर्ड सुना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इसमें एक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का भी है और एक पार्ट मैग्नेटिज्म का भी है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आपने एक और वर्ड सुना होगा EM वेव। EM वेव मतलब एक ऐसी वेव होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी हमारे चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, EM वेव्स के अंदर। तो बेसिकली हम इतना समझ चुके हैं कि अब कोई आपसे पूछे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग पार्ट है, तो हम कहेंगे नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, सब कुछ कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? चार्ज से स्टार्ट होती है। तब चार्ज हमारा रेस्ट में था, तब हमने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स। फिर चार्ज हमारा, पहले चार्ज था हमारा रेस्ट के अंदर और अब चार्ज आ गया हमारा मोशन के अंदर। लेकिन अभी भी जो चार्ज है उसका एक्सीलरेशन 0 है। मतलब मोशन तो कर रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल, बट एक्सीलरेट नहीं कर रहा। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, जब चार्ज मोशन में होता है तो हमने दो चीजें पढ़ी। एक हमने प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों ही चैप्टर किससे रिलेटेड है? चार्ज के मोशन से। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है और आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो हम कोई भी वर्ड यूज करें, या तो हम बोलें कि चार्ज मोशन में है, या फिर हम बोले कि करंट की वजह से ये सब हो रहा है। तो देखते हैं बेटा कि इस टॉपिक की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरीके से ये पता चला था कि कहीं ना कहीं जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है वो करंट से भी प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बेटा, वो हमारे साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था ओर्स्टेड। मतलब आपने क्लास 10th में भी एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले वही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और देखते हैं उसके बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब पहले हम देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरीके से था। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने एक कंडक्टर लिया। अब कंडक्टर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया। ये जो थिक वायर हमने बना दी, ये किसके लिए है? एक कंडक्टर के लिए है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को इन्होंने एक सर्किट में लगा दिया। जैसे इन्होंने एक बैटरी को कनेक्ट किया, हमारे पास एक की थी, साथ में इन्होंने रियोस्टेट को भी कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है रियोस्टेट का मतलब क्या है? आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, और आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस के चेंज होने से सर्किट में करंट भी चेंज होगा। अब इसको आप नाम दे सकते हैं AP। ये हमारा एक कंडक्टर है। पहले तो उन्होंने ये सेटअप बनाया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने एक चीज और ली थी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। अब आपको पता है कि कुछ इस शेप के अंदर हमारे पास
एक मैग्नेटिक निडल होती है। अब आपको पता है कि ये मैग्नेटिक निडल किसमें काम आती है बेटा, ये मैग्नेटिक निडल हमारे पास नेविगेशन वगैरह में काम आती है, ठीक है। अगर आपको कभी भी नॉर्थ और साउथ ट्रैक करना होता है तो आप इस मैग्नेटिक निडल की हेल्प ले सकते हैं। आपको पता है इसमें दो पोल्स होते हैं, यूजुअली ये दो पोल इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं बेटा कि एक साइड का पोर्शन डार्क होता है, एक पोर्शन लाइट होता है। ये यूजुअली रेड कलर होता है और ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है और ये पोर्शन साउथ को इंडिकेट करता है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम इसको मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास क्यों बोलते हैं, इतना तो आपको बेसिक सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये वर्ड आपके लिए नए नहीं है, आप इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हम इनको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और आपको ये तो अच्छे से पता है मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और वो क्या करते हैं, लाइक पोल तो रिपेल करते हैं लेकिन अनलाइक पोल्स तो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मान लो आप कहीं एक नॉर्मल से स्पेस में खड़े हैं जहाँ पे कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना मैं एक ऐसे स्पेस में हूँ, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, ये जो कैप ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है, ये साउथ पोल को। तो अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये किस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी बेटा, जो हमारा अर्थ का नॉर्थ होगा उसकी साइड ये इंडिकेट करेगी। तो देखो अगर मान लो कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो आपकी निडल हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। अब इन्होंने ये सेटअप लगाया बेटा, इन्होंने एक कंडक्टर लिया, उसको एक सर्किट से कनेक्ट किया और साथ में एक निडल ली, मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास। अब इन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की वो देखते हैं, हम देखते हैं इनकी ऑब्जर्वेशन। अब इन्होंने ये सबसे पहले पॉइंट ऑब्जर्व किया कि अगर इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, मतलब इफ नो करंट फ्लो इन कंडक्टर then the magnetic needle indicates north south direction। मतलब सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि इन्होंने इस कंडक्टर में बेसिकली इस की को क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है, तो ये हमारी जो निडल है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। बस आपको हाईलाइट वर्ड कौन से याद रखने हैं कि जहां पे नो करंट की बात आए वहां पे कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब इन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बेटा, जैसे ही कि इन्होंने इस सर्किट में इस की को ऑन किया, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही क्या हुआ बेटा कि इस निडल ने एक डिफ्लेक्शन दिखाया। तो हम कहेंगे कि व्हेन करंट फ्लो इन द कंडक्टर देन needle get deflected। मतलब जो इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है ये इससे डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई। ये देखिए बेटा ऐसा, मतलब ये जो डॉटेड फॉर्म दिखाई जा रही है ये उस टाइम की सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, तब आपने सर्किट में क्या किया, करंट को ऑन किया। देखो ये एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ है, तब कोई करंट नहीं था, लेकिन अभी नॉर्थ से थोड़ा हट चुकी है। जैसे मान लो पहले ये ऐसे थी और जैसे ही करंट आया सर्किट के अंदर तो ये कुछ निडल ऐसे हो गए, ठीक है। अब इन्होंने और क्या ऑब्जर्वेशन की, आप क्लास 10 से अच्छे से जानते हैं, इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन की। अगर तो हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे थे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जा रही थी। दूसरी चीज कि अगर इन्होंने करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो भी अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा था। दो बातें नोट कीजिए बेटा कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड then the direction of deflection is also reversed।
ठीक है। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि इफ अमाउंट ऑफ करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट is changing in circuit, then amount of deflection also changes। क्या मतलब है बेटा इसका, देखिए हमने 4 बातें सीखी, ये फटाफट हमने इसलिए समराइज की हैं क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बेटा, चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये लग रहा हो तो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। देखिए हमने 4 ऑब्जर्वेशन की बेटा कि अगर हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ये सिंपल, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो आप इसको कहेंगे कि नॉर्थ साउथ में पॉइंट करती है। जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया तो उससे क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। मान लो ये डिफ्लेक्शन इस साइड आया, देख पा रहे हैं आप, सीधी थी, और देखो ये जो नॉर्थ है ये बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया तो देखो क्या हो गया, पहले ये वाला पोर्शन बोर्ड की तरफ गया था, अब ऐसे ये वाला पोर्शन चला गया, तो डायरेक्शन भी चेंज होते ही डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। अब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, देखिए बेटा, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ था, अब देखिए ध्यान से दिखाते हैं, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब है, मान लो ये बी को क्रॉस करके यहाँ आ गई, निडल डिफ्लेक्ट हो गई ना, ठीक है। कम डिफ्लेक्शन का मतलब है, मान लो देखो ये बी को ही क्रॉस नहीं कर पाई, डिफ्लेक्ट तो हुई है पर कम हुई है, इसका ये मतलब था, ठीक है। अब इन्होंने इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक कंक्लूजन तैयार किया। इन्होंने कहा जब कंडक्टर में करंट ही नहीं था तो इस सर्किट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहे हैं, करंट की वजह से आ रहे हैं। और आपको पता है कि एक मैग्नेट को डिफ्लेक्टिंग दूसरा मैग्नेट ही कर सकता है, मतलब ये करंट कैरिंग वायर जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये खुद किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये भी तो क्या है, एक मैग्नेट है। और आपको पता है दो मैग्नेट को हम पास लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या रिपेल करते हैं। तो देखो अब कंक्लूजन क्या है, कंफ्यूजन है बेटा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर behave as magnet, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा कंफ्यूजन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पे करंट है वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस होता है, आप इसको किसी भी सेंस में लिख सकते हैं। समझ आई बात। अब देखिए, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बचता है बेटा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन कौन से साइड हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इस सर्किट में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको आप बेटा, इसमें 2 रूल होते हैं पर मैं आपको एक ही बताऊंगी क्योंकि आप कोई भी रूल लगाइए आंसर तो वही आना है। तो हम यहाँ पे एक रूल और पढ़ लेते हैं, उस रूल का नाम है स्नो रूल, मतलब स्नो एक कोड वर्ड है उसके लिए। ये देखिए, स्नो। अब आप स्नो से कैसे याद रखेंगे, अब आपको कहना है कि इफ एस मतलब साउथ है, यहाँ पे एन मतलब नॉर्थ है, ओ मतलब ओवर है और डब्ल्यू मतलब वेस्ट है। मैं इसको लिख देती हूँ, देखिए इसका मतलब है बेटा कि इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट कहां से फ्लो करे, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करे, एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर द निडल, मतलब नीचे तो है निडल और उसके ऊपर है वायर, ये जो ओवर वर्ड है ये निडल के लिए है। तो आपकी जो निडल होगी वो वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। दोबारा सुनिए कि इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज प्लेस्ड अबव द निडल, देन द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि इफ करंट इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ एंड वायर is placed
needle then deflection is towards west, ताकि आपको ये स्नो याद रहे, ठीक है। डिफ्लेक्शन किस साइड होगा बेटा, वेस्ट की साइड होगा, ये वेस्ट जो है ये डिफ्लेक्शन के लिए है। आई थिंक क्लियर हुआ। यही था हमारा ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट और उसके बारे में हमें इतनी ही चीजें जाननी थी। तो आप फटाफट से इसको नोट करो ताकि हम आगे अपने टॉपिक को प्रोसीड करें। अब देखिए बेटा, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे कहा है कि एक ये जो कंडक्टर है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको पता है कि जब आपके पास एक चार्ज होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेल्स तो आपने अच्छे से पढ़ी है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है, वो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करता है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा वैसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम कहते थे कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, उसके चारों तरफ एक स्पेस होता था और उस स्पेस के अंदर कोई चार्ज दूसरा रखा हुआ है, तो ये चार्ज उसके ऊपर क्या करता था, अपना इफेक्ट शो करता था। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज सोर्स का काम कर रहा था, मतलब चार्ज से ही सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे हमारा सोर्स है करंट या फिर मैग्नेट। अब देखिए, अब आपको पता है करंट कैरिंग वायर बिहेव एज ए मैग्नेट। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये करिए कि मैंने एक करंट कैरिंग वायर रख दी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया। आपने यहाँ पे क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया। तो हम सेम वही लाइन बोलेंगे कि एरिया अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट कैन एक्सपीरियंस द force या within which it can influence the other magnet and magnetic particles। क्लियर हुई बात। तो इसके डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे कि एक ऐसा एरिया है चारों तरफ जिसके अंदर अगर दूसरा मैग्नेट रखा हो या फिर कुछ मटेरियल्स जिनको मैग्नेट इफेक्ट कर सकता है, तो वो अपना शो दिखाएगा, अपना इफेक्ट उस पर शो करेगा। अब देखिए इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो बेटा हमारे पास एक लेटर होता है बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करने के काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल होता था E, यहाँ पे हमारे पास सिंबल है B। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जो ये B है बेटा, इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज करते हैं। बेटा एक वर्ड होता है हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसके लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था बेटा, phi इज इक्वल टू E डॉट A, यहाँ पे पढ़ेंगे B डॉट A। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कोई रिलेशन आएगा। तो आप बस फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, जो ये B लेटर है बेटा, ये 3 अलग अलग वर्ड्स के लिए जाना जाता है। मतलब ये तीनों लिखे हैं, इसका मतलब B के बारे में बात होती है। क्लियर हुआ। अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फिर से वही बात, एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो हमारे मैग्नेट के चारों तरफ ड्रॉ की जाती हैं। क्या करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नीट्यूड तो एसोसिएटेड है ही, साथ में डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। ये भी एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है।
अगर सीजीएस यूनिट की मैं बात करूँ तो सीजीएस यूनिट होती है ओर्स्टेड, जो हमने अभी भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा ओर्स्टेड, उन्हीं के ऑनर में इनकी सीजीएस यूनिट रखी गई है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे आपको क्लास 10th में सारी चीज पढ़ाई जाती है, और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी है अच्छे से, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो भी आपने काफी कुछ पढ़ रखा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नोट, आप इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, इजी रहेगा इतने बड़े सेंटेंस में लिखने की बजाय, कि हमारे पास जैसे एक बार मैग्नेट होता है जिसका डायग्राम हम पढ़ते हैं, तो उसका हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ भी आते हैं। मतलब अगर हम मैग्नेट के इनसाइड बात करें तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अगर हम आउटसाइड बात करें तो आउटसाइड जो है वो नॉर्थ से साउथ जाती है। देखिए ये मैग्नेट है आपके पास, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ जाएंगी और साउथ से वापस नॉर्थ आ जाएंगी। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब एक क्लोज लूप बन गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। कैसा लूप बनाती है बेटा, ये क्लोज लूप बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में बोर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं, मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। देखिए अगर मान लो इस तरीके से कहीं पे आपके पास डायग्राम है, इसमें तीनों चीजें कवर करते हैं। देखिए अब ये वो पोर्शन है जहां पे आपकी लाइन कैसी है, आपकी लाइन है स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, ये वो पोर्शन है। अब देखिए ये वो पोर्शन है जहां पे लाइंस जो है वो एक दूसरे के क्लोज है, और यहाँ पे एक दूसरे से दूर है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से भी कि अगर स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट और पैरेलल लाइंस होंगी तो किसको शो करती हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड को शो करती हैं। यहाँ पे कैसा फील्ड है, ये वीक फील्ड है, और यहाँ पे कैसा फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना क्लोज हैं वो इस बात को बताते हैं फील्ड कितना, और स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट और पैरेलल है जिसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आपको बस एक समरी की फॉर्म में फटाफट नोट करना है ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकें। देखिए बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अगर मैं क्लास 10th में रिमाइंड करवाऊं तो इस टॉपिक के बाद बेटा आपके पास आता था कि आपको ये तो समझ आ गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप ये पता है आपको कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो भी मैग्नेट है, सर्कुलर लूप होगी तो भी मैग्नेट है। तो नेक्स्ट आप सीधे डायग्राम्स पढ़ते थे। यहाँ पे हम पहले डायग्राम्स नहीं पढ़ेंगे, हम पहले एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम BSL की फॉर्म से जानते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं BSL। BSL का मतलब है बायो-सावर्ट लॉ। बायो जैसे आपका कुलाम्स लॉ आया था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वैसे ही यहाँ पे हमारा BSL है, ठीक है। अब देखिए BSL क्या कहता है। अब आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस कंडक्टर में एक I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और आपको याद आ गया होगा करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट। तो मतलब ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और आपको उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करना है, मतलब B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करें, अब देखो, अब अपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को अच्छे से याद करो। आपको पता है ना बेटा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का पॉइंट कहता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसका मतलब आपके लिए करंट तो होना ही होना चाहिए, और करंट की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अब आपके लिए एक यहाँ पे द्विधा का काम आ गया, कंफ्यूजन, या फिर आप कह लो कि आपके लिए एक डिलेमा आएगा। क्या कि करंट डायरेक्शन तो होती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड पे भी फर्क पड़ता है, बट करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, आप कैसे शो करेंगे करंट की डायरेक्शन को? तो करंट की डायरेक्शन को हेल्प करने के लिए आता है एक डीएल। डीएल का मतलब क्या है? डीएल इज स्मॉल लेंथ। डीएल क्या है? एक स्मॉल लेंथ है, या स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। हम इस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करेंगे। जैसे आपको याद है कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था। हमारा जो बीएसएल है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। देखिए ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल। अब आपको पता है डीएल तो क्या है? लेंथ है, और लेंथ तो क्या हो सकती है? डायरेक्शन के साथ हो सकती है। बेटा याद करो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक डायरेक्शन के अंदर इनिशियल टू फाइनल कौन सी लेंथ कवर किया आपने, तो लेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो ये जो लेंथ है ना, ये करंट की हेल्प करेगी। एक तरीके से जो करंट है अपना काम वो डीएल की हेल्प से कर पाएगा। तो ये दोनों हमेशा आपको साथ दिखाई देगी। क्या बन गया? आईडीएल। अब डीएल कहूं तो डीएल तो है स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट, और व्हाट इज आईडीएल? आईडीएल है करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। मतलब ये जो वर्ड है ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब हम बहुत बार यूज करेंगे। एक छोटा सा करंट एलिमेंट लो, तो करंट एलिमेंट का मतलब है करंट भी इन्वॉल्व हो गया और आपकी छोटी सी लेंथ भी इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, अब आपको पता है, ध्यान में चल रहा है कि आपको तो करंट और डीएल को एक साथ क्यों रखा है, ताकि आप डायरेक्शन को एसोसिएट कर सको। तो हम कहेंगे कि जो आईडीएल है, ये जो वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। समझिए क्या कहना चाहती हूँ। ये वायर है बेटा, अब देखो ये छोटा सा एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट तो बेटा ऊपर की साइड भी हो सकता है और एलिमेंट नीचे की साइड भी हो सकता है, लेकिन आईडीएल की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो इस डीएल की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऊपर की साइड होगी। क्या इतनी बात समझ आई? तो हम इसको हटा देते हैं और देखिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। ये एलिमेंट की डायरेक्शन है, किसके डायरेक्शन में होगी? करंट की डायरेक्शन में होगी। मान लो बेटा यहाँ पे पॉइंट P है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस छोटे से एलिमेंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये होता है हमारा आर वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए, आर वेक्टर जैसे आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा आर वेक्टर है ये हमेशा एलिमेंट से स्टार्ट होता है। जो ये आर वेक्टर है ये हमेशा कहाँ होता है? फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट P। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि P से घर बना दो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो वो चीज सेम रहेगी, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, आइडियल मतलब करंट एलिमेंट, एंड आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब आप लॉ से पढ़ चुके हैं बेटा कि करंट भी इन्वॉल्व है, करंट की डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई एक्सपेरिमेंटल बायोट-सावर्ट ने ये कंक्लूजन निकाला बेटा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, मतलब अपने करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने ये चीज भी ऑब्जर्व की बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जैसे आपने कूलॉम्स लॉ में देखा था कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन मैटर करता है, यहाँ पे भी सेपरेशन मैटर करता है, लेकिन वो भी कैसी डिपेंडेंस में? स्क्वायर की डिपेंडेंस में। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और थी बेटा, जैसे मैं तुम्हें अगर इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करके बताऊं, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो आप कहते थे कि हमारा जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लो कि एक मैं सर्कल बनाऊं, अब सर्कल में आपको पता है अगर ये R है तो ये पॉइंट भी क्या होगा बेटा? R होगा, और यहाँ पे अगर मैं इस Q2 को रख दूं तो भी फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
आपको पता है बेटा कि अगर Q1 Q2 को मैंने यहाँ रख दिया लेकिन सेपरेशन सेम है तो आंसर सेम आता था, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ कर देंगे और यहाँ करने से अगर आपका एंगल चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे चीज ऑब्जर्व की गई बेटा, एक्सपेरिमेंटल मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास करंट एलिमेंट है, तब हमारे करंट एलिमेंट के सामने अगर पॉइंट है, मतलब जो हमारा आर वेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया। और दूसरी चीज देखी गई कि मान लो ये हमारा करंट एलिमेंट रहेगा इस तरीके से, और अगर वो पॉइंट करंट एलिमेंट के अलोंग लाई करता है, मतलब थीटा 0 है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 हो जाता है। अब आप सोचिए मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आऊं कि वो 90 पे तो मैक्सिमम हो जाए और 0 पे 0। साइन थीटा या कोस थीटा? साइन थीटा। तो यहां से पता चलता है कि B इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आप इसको फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को कंबाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे तो B बन जाएगा हमारे पास IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, तो B इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना बेटा, मैं इन सभी को DB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। DB से क्यों? बिकॉज इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। जो BSL है वो हमारे एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और ये जो लॉ है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे तैयार हुआ है। तो इतनी बात क्लियर है। और देखिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो हो गया क्या हमारे पास कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। बहुत बार वेक्टर फॉर्म ऑफ BSL भी पूछी जाती है। वेक्टर फॉर्म ऑफ BSL ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ नीट में भी कई बार जो लास्ट में आंसर आता है उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। देखिए तो हमारे पास हमें पता है कि हमें एक वेक्टर फॉर्म बनानी है। अब वेक्टर फॉर्म में देखिए ध्यान से, भाई म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, पूरा ही एक कांस्टेंट है, करंट है, आपको पता है डायरेक्शन तो किसकी है? DL की है, और साथ में कौन है बेटा? साइन थीटा है, और नीचे आर स्क्वायर है। इतनी बात समझ आई? अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब BL की डायरेक्शन क्या है, सॉरी DB की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो ये है अलोंग द आर वेक्टर। कहाँ पे है ये बेटा? अलोंग द आर वेक्टर। तो अब अलोंग द आर वेक्टर के लिए आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर कैप लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनिए, ये एक क्या है? वेक्टर है। आर कैप है तो एक वेक्टर ना, और ये क्या है? साइन थीटा। तो अब बताओ AB साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B। तो देखिए DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसके अलावा एक फॉर्म और बनती है, कैसे? अब वी नो दैट आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और आपको पता है मैग्नीट्यूड को आप सिंपल कैसे लिख देते हो? बिना एरो के लिख देते हो। अब इसको यहाँ पे पुट करो तो देखो क्या होगा? DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर साइन थीटा, साथ में आर वेक्टर भी है, और अपॉन में देखो आर वेक्टर, अब आर स्क्वायर पहले से था और नीचे एक आर यहाँ से आया, तो क्या बन गया बेटा? आर क्यूब बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो दोनों फॉर्म में फर्क क्या है? मतलब ध्यान से देखिए एक बार बेटा, अगर नीचे क्यूब है, नीचे क्यूब है तो यहाँ पे आर वेक्टर है, और नीचे स्क्वायर है तो यहाँ पे आर कैप है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा BSL और BSL की वेक्टर फॉर्म। अब इसके अलावा बेटा हमें डायरेक्शन भी पढ़नी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट आप इतना नोट करें, फिर हम डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं।
अब यहाँ पे हम टोटली कुछ 10th और 11th क्लास की बातें याद करेंगे। अगर मैं क्लास 10th की बातें याद करूं तो क्लास 10th ये कहती है कि हमने भाई 3 डायग्राम्स पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का था, एक सर्कुलर लूप का था और एक सोलेनॉइड का था। इस तरीके के 3 डायग्राम्स आपने पढ़े थे। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी और यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बनता था। क्या आपको क्लास 10th की ये बातें याद आ रही हैं बेटा? ठीक है, यहाँ पे हम कहते थे अंदर तो यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा, लेकिन बाहर भी बनाना चाहें तो क्या होगा, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बनेगा। अब देखिए, अब आप कहते थे कि प्रॉपर्टीज में भी आपको पता है कि टेंजेंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये फील्ड लाइन है और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो या तो आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो कि भाई आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर लूप बनती है और आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और 11th क्लास को याद करो बेटा, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रखा है, यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए आप क्या रूल यूज करते थे, एक आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे, इसके अलावा आप क्या यूज करते थे, स्क्रू रूल यूज करते थे। तो देखिए उसी तरीके से हम चलते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारी वेक्टर की नॉलेज कहती है, ये भी तरीका है बेटा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम वेक्टर की बात करें और ये चीज हमारे बहुत काम आने वाली है, इसको प्लीज ध्यान से नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए डीबी इन्वॉल्व करता है डीएल क्रॉस आर वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए क्रॉस बी और इसका आंसर सी होता है तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर। सिमिलर तरीके से जो आपका डी बी है वो परपेंडिकुलर टू डी एल वेक्टर और डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, दोनों की ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं मान लो ये कहती हूँ ये मेरा डीएल वेक्टर है, ये मेरा आर वेक्टर है, तो बताओ डीबी कहाँ होगा? तो आप कहेंगे मैम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है, बट प्लस या माइनस, तो आप कहेंगे हमें करना है डीएल क्रॉस आर, हमें करना है, तो ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप, तो हम कहेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, जो कि होता है के कैप। आप इस तरीके से भी डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं, जैसे हम आई जे के का यूज करते हैं। अब आई जे के में आपको अच्छे से पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है। ये तो हो गया हमारा तरीका नंबर 1 निकालने का, जिसमें हम क्या करेंगे, आई जे के की यूज करेंगे। इसके अलावा बेटा आपने क्लास 11th के अंदर भी राइट हैंड स्क्रू रूल भी पढ़ा था, इससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक रूल और पढ़ा था कि आप एक काम करें कि अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखें जहां पहला वेक्टर है और उसको रोल करते जाएं सेकंड वेक्टर की तरफ, तो थंब आपको आंसर इंडिकेट करेगा। मतलब कि x और dl क्रॉस जाना है r, ऐसे घुमाया तो थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, आपकी डायरेक्शन को। बट मैं इनमें से कोई भी रूल प्रेफर नहीं करना चाहूंगी। हम जो रूल यूज करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर वो होगा राइट हैंड पाम। ध्यान से सुनिए, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल कहता है आपका जो थंब है वो करंट को इंडिकेट करेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो डीएल वेक्टर है, जो डायरेक्शन करंट की है वही तो डीएल की डायरेक्शन है ना, तो हम कहेंगे कि थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर दिया आपने, मतलब आपने जैसे मान लो अगर ये आपकी वायर है, यहाँ पे करंट जा रहा है, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। ठीक है, उसके बाद ओपन योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ ओपन कर दो। सिंपल क्या करना है, रोल नहीं करना, घुमाना नहीं है, ओपन करना है आराम से। ये करंट ओपन कर दो,
तो आपकी जो पाम होगी वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए हम कहेंगे कि थंब इंडिकेट कर दिया, देन ओपन योर फिंगर्स in the direction of that point। और ऐसा करने से जो हमारी पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी। ध्यान से देखिए बेटा, क्या बोला है मैंने कि आपको अपनी थंब को इंडिकेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को ओपन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो आपकी पाम रिप्रेजेंट करेगी इसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसके तब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये यूज टू नहीं होगा। तो चलिए अब हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट वायर से। अगर क्लास 10th की मैं बात मानूं तो आप क्लास 10 से पढ़ चुके हैं कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, या आप ऐसे सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर टेंजेंट बनाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो करंट, इस पॉइंट की तरफ फिंगर ओपन की, पाम कहाँ है, बोर्ड की साइड, बोर्ड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द बोर्ड। अगर पॉइंट यहां होता तो भाई ठीक है, और आराम से ओपन कर दो, ओपन कर दी, पाम कहाँ है, बोर्ड से दूर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम कहेंगे आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब देखो अगर ये वायर है बोर्ड के ऊपर बना रखी है और ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो क्या करेंगे, फिंगर्स ली, अब इस साइड ओपन हुई थी, अब फिंगर लिया आपने, ऐसा थंब को इंडिकेट किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट की तरफ मैंने अपनी फिंगर्स को ओपन कर दिया, तो मेरा पाम कहाँ है, इस साइड है। और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ऐसे देखो, ये थंब है मेरा, ऐसे फिंगर ओपन कर दी क्योंकि पॉइंट मेरा यहाँ लाई कर रहा है, हवा में लाई कर रहा है इस बार, तो मेरी पाम कहाँ है, इस साइड, तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही मान लो ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, सामने देखिए फटाफट, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये एरो, और मैं मेरे से आगे जो ये पॉइंट है यहाँ निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखा, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कुछ यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में मैंने अपने फिंगर्स को ओपन कर दिया, और देखो मेरे फिंगर्स कहाँ इंडिकेट, पाम कहाँ इंडिकेट कर रही है, नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर ऊपर एक पॉइंट होता, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता, तो मैं क्या करती, मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को रिप्रेजेंट किया, और पाम को कहाँ खोलना है, ऊपर की साइड खोलना है, फिंगर्स को ऊपर की साइड खोला, पाम कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी तरफ, तो इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आपकी तरफ। नीचे पॉइंट पे निकालना है, कहाँ निकालो, डायरेक्शन लगाई, फिंगर्स को आराम से खोला, पाम कहाँ इंडिकेट कर रही है, मेरी साइड, तो करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, मेरी साइड। पर बात ये है हम पेपर में थोड़ा लिखेंगे मेरी साइड, आपकी साइड, तो साइड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, मींस डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो यूजुअली बेटा हम यहाँ पे कुछ 18 वर्ड्स यूज करते हैं, कैसे देखिए, आपकी डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और थर्ड डायरेक्शन यूजुअली हम ऐसे बनाते हैं, गलत तरीके से आपको बताऊं, अभी तक आप समझ गए हैं बेटा कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2 ही डायमेंशन बना सकते हो, तो आप इसको मत बनाओ, एक काम करो, क्यों, क्योंकि इसको बनाते हैं तब आप कंफ्यूजन होते हैं। देखो आज से हम क्या नोटेशन करेंगे, आई कैप जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये माइनस आई कैप, तो के कैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा ये आई है, ये जे है, तो के बाहर आ रहा होता है, ये एक्चुअली में ये होता है। अब ये सही डायग्राम है, ये आई कैप, ये जे, सॉरी ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बाहर आ रहा है, तो ध्यान रखना जब भी कोई चीज बाहर आ रही होती है, जैसे देखो यहाँ आ रही है आउट ऑफ द बोर्ड, उसको यूजुअली हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और जो चीज अंदर जा रही होती है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डॉट बना देती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए 2 नए नोटेशंस हैं। देखिए बेटा, अगर कोई चीज बाहर आ रही है, जहाँ पे आउट ऑफ द,
जैसे आपके सामने लिखा हो आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई चीज अंदर जा रही है इनटू द पेपर, तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप को, और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के कैप को। क्या आपको ये बात समझ आई? तो आज के बाद हम ये डॉट और क्रॉस का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। डॉट बाहर निकलता हुआ, क्रॉस अंदर जाता हुआ। कितनी बात क्लियर है? इसके अलावा कौन से डायरेक्शंस का हम यूज करते हैं? हम ऐसे यूज करते हैं बेटा, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ये ग्राउंड पे यूज किए जाते हैं। जैसे आप अपने सामने देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा वो नॉर्थ है, ये साउथ है, ग्राउंड पे होते हैं। अगर आपको कोई चीज फ्री फॉल करती है, जैसे मान लो ये फ्री फॉल करती है, तो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस जा रही है। कोई चीज ऊपर है, आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो वो ऊपर आ रही है अर्थ सरफेस से। उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का रोल नहीं होता, उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड का रोल होता है। तो देखो कोई चीज नीचे आ रही है, जैसे आपने अभी देखा बोर्ड, कोई चीज बोर्ड के अंदर जा रही है, कोई चीज बोर्ड के बाहर आ रही है, तो अब ऐसे जा रही है, तो अगर जाती ही जा रही है तो अर्थ की तरफ जा रही है। अगर मान लो ये अर्थ को पेनिट्रेट कर जाए, तो मतलब अर्थ के अंदर चली जाए, तो मतलब इनटू, कौन सा वर्ड है, इनटू। जो चीज अर्थ की तरफ जा रही है वही तो कभी हो सकता है ना, अगर उसमें पावर है तो वो अर्थ को थोड़ा सा पेनिट्रेट कर जाए। तो हम ये कहेंगे कि जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम दो डायरेक्शन में यूज करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड का मतलब है नीचे जाना, इनटू जाना, अंदर जाना, और अंदर जाना मतलब क्रॉस। और कोई चीज को आप ऊपर फेंक रहे हैं, वो अर्थ के सरफेस से दूर जा रही है, बाहर जाती जा रही है, तो बाहर मतलब कि वो मतलब ऐसे बाहर आती हुई निकलती ऊपर जा रही है। तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं, इनका भी। इसके अलावा और क्या होती है, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। और इसके अलावा और क्या हो सकती है आपके पास, अब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसमें भी हम अप और डाउन भी यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ नोटेशंस थे हमारे पास। तो आज हमने बेसिकली बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी है बेटा, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्शन का है। आपको अच्छे से डायरेक्शन याद होनी चाहिए। अब मैं एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। आपको ये पता है, अगर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जिक्र तो कर ही लिया है, आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, उसमें हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जिक्र करेंगे। अब आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, क्लॉकवाइज होती है। मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। मुझे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो हम कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। कैसी होती है बेटा, कोसेंट्रिक सर्कल। कैसी होती हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ये सर्कल्स हैं, ओके। अब बात आती है क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए अब हमें ये पता है कि आपने एक रूल पढ़ा था कि थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट को, और फिंगर्स किसको इंडिकेट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो देखिए अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करती हूँ। अब आप डॉट और क्रॉस का मतलब समझ गए ना। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर जाना। अब देखिए ये है क्रॉस और ये है डॉट। अब क्रॉस का मतलब है अंदर जाना, तो फील्ड लाइंस इस तरीके से, ठीक है। तो फील्ड लाइंस इस तरीके से, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये है क्लॉकवाइज। यहां पे देखो डॉट, डॉट मतलब बाहर आना, बाहर आना मतलब इस डायरेक्शन में। ये आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, ये है एंटी क्लॉक, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा कोड वर्ड याद रखना है, कैसे, सी सी ए डी, सी सी ए डी। सी मतलब क्रॉस, सी मतलब क्लॉक, ए मतलब एंटी क्लॉक, डी मतलब डॉट। ऐसे याद रखना है आपको, सी सी ए डी। क्यों, अगर करंट किसको दिखाया है क्रॉस से, तो फील्ड लाइन कैसे हुई, क्लॉकवाइज। डॉट से दिखाया है तो कैसे हुई, एंटी। ये रिवर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मान लो ये आपका करंट है और आपसे कोई पूछे इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्लास 10 को याद करो, आप कह रहे थे इस बार फिंगर्स को ऐसे घुमाओ और थंब ऐसे जाएगा, अंदर जा रहा है ना, अंदर मतलब क्रॉस। ध्यान रखना, अगर क्रॉस से हमने करंट दिखाया है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर हमारे करंट क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा, अंदर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सी सी ए डी आपको
रिलेटेड है और डॉट एंटी क्लॉक से रिलेटेड है। तो यहाँ तक आपको आज डायरेक्शंस के बारे में प्रैक्टिस करनी है ताकि हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ BSL से स्टार्ट कर सकें।